हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज 14 फरवरी 2022 उत्तराखंड विधानसभा का 5वां इलेक्शन। वैसे तो हर इलेक्शन अपने आप में उम्मीदों का एक पुलिंदा होता है। यहाँ के लोगों के अथक प्रयासों के बाद उत्तराखंड एक राज्य तो बन गया, लेकिन इस पहाड़ी राज्य का विकास का सही मॉडल आज तक नहीं डेवलप हो पाया। तो चलिए सुनते हैं क्या कहती है यहाँ की जनता, यहाँ का यूथ। नमस्कार। आज इलेक्शन का दिन है और सभी में एक्साइटमेंट भी है और उत्तराखंड के लिए ये इलेक्शन मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है। हम पिछले 21 सालों से देख रहे हैं और उत्तराखंड का बनना ही इस वजह से हुआ कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है। तो यहाँ पर्वतीय राज्य होने के नाते पर्वत के अकॉर्डिंग ही मतलब यहाँ की प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो यहाँ का मॉडल होना चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। लेकिन अभी भी मतलब 21 सालों के बाद भी हमें यही लगा है, मतलब एक असंतोष टाइप का सबके चेहरे पे लगता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। ठीक है, तो इस समय अब जब ये आपका 2 बार हमने बीजेपी को चांस दे दिया है, तो 2 बार हमने कांग्रेस को चांस दे दिया है हम लोगों ने। तो अब ये जो इस समय का चांस है, ये चांस लेने वाली बात नहीं है। इस समय ये है कि नहीं, अब परिवर्तन की जरूरत है, अब इससे ज्यादा नहीं। तो आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को लगता है कि इस इलेक्शन में क्या क्या मुद्दे रहे आपके वोट देने के लिए? हम लोगों का मुद्दा तो मेन ये है कि जो ये जमीनें बेची जा रही हैं, पहले तो इन लोगों को ये करना चाहिए कि क्या कहते हैं, भू कानून लाना चाहिए। हालांकि अब भू कानून लाने का भी इतना फायदा नहीं होगा कि सारी जमीनें तो बिक चुकी हैं, मगर जो भी बचा है कुछ तो हमारे लोगों के लिए काम आए। जो आगे पीछे जनरेशन आ रही है उसके लिए कोई नौकरी तो है नहीं। सरकार ने भी क्या किया है, जितनी नौकरियां देने का वादा किया था वो भी नहीं दी, मगर आगे हम ये चाहते हैं कि लोगों के लिए खड़े होना, वो भी, और एक की पूरी किसी की सरकार अकेली ना बने, करेक्ट, मिक्स होके आए कि जिससे कि वो लोग थोड़ा सा सचेत रहें। आए, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी आए चाहे कोई आए, मगर एक ही की सत्ता ना रहे, क्योंकि आप दोनों को आजमा चुके हैं। दोनों को आजमा चुके हैं, तो दोनों मिली जुली रहें कि उसके पीछे से भी उनको एक वो मिले ना कि हमें हमारे पीछे कोई खड़ा है, कि हमें अगर हम कुछ अपने मन से भी करें, हम ना करना चाहिए। जैसे उन्होंने जो वादे किए, अगर वो वादे अभी पूरी उन्हीं की सरकार है तो उन्होंने सारे वादे पूरे नहीं, हम भी एक जानते हैं कि सारे वादे तो कोई पूरे नहीं कर सकता है, बिल्कुल। मगर जो मेन चीजें हैं उनको करना चाहिए, और इसलिए जो है मिली जुली सरकार होने से जो पीछे के लोग हैं तो वो उनको बीच में जाके कहते रहेंगे ना, पीछे से उनको भी अंदर से एक रहेगा, उनको रहे कि हमारे पीछे कोई है। एक नीडर सरकार अपने मन का ही ना करे, बिल्कुल। पीछे से कोई खड़ा होगा तो फिर यह रोकेगा। परिवार में ही होता है ना, अगर परिवार में एक मुखिया ही है, उसी की सारी चीजें चलने लग जाएं तो वो अपने मन का ही करने लग जाता है। पीछे से जब सब लोग थोड़ा सा रहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ये करिए, तो इसलिए उनको लगता है कि हाँ शायद ये कुछ सही कह रहे हैं। तो इस वजह से मैं तो ये चाहती हूँ कि मिली जुली सरकार हो, एक ही की ना आए, बस मेरा मानना ये है। आपका क्या कहना है? बस सेम है। सेम व्यूज है। ठीक है, आप बताइए। तो ये कहूँगा कि विकास के मुद्दे पे हाँ जी, गवर्नमेंट आनी चाहिए, विकास होना चाहिए। मोदी जी ने जो उत्तराखंड सरकार है, इसने किसानों के लिए जैसे पॉली हाउस वगैरह हैं, ये हैं, काफ़ी वो कर रखे हैं। किसानों को इससे फ़ायदा भी हो रहा है, और किसानों को जो सम्मान निधि मिल रही है 6,000 रुपये, उससे वो अपना बीज वगैरह खरीद रहे हैं उनके उसमें। तो विकास का मुद्दा मेन है। पानी, बिजली, ये तो खैर उत्तराखंड में ठीक है, पानी और बिजली तो उतना तो नहीं है, थोड़ा बहुत अगर है तो पानी तो मेरे अंदाज से पानी आने वाला है। हाँ, पानी की है। भीमताल में हो सकता है कि पानी मिलता हो, लेकिन अगर दूध है, पानी की समस्या 2018 से यहाँ पानी की समस्या है। पानी अभी तो योजना चल रही है, हर घर हर नल, हर घर तो उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद की जा, तो कह रहे जो भी सरकार आए हम लोग हल करे पानी की, जो 2018 से हम लोग परेशान है पानी के लिए। ठीक। नई पीढ़ी आ रही है, उनसे बेटे मुझे तो आपके साथ के कुछ लोग चाहिए, मुझे नई पीढ़ी से बहुत बात करनी है। सबसे पहला जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का है। हाँ, बेरोजगारी का सबसे पहला मुद्दा है।
जिसको देख के हमने वोट किया है, क्योंकि सरकार जो है अभी तक वो पिछले 5 साल से तो उत्तराखंड में रोजगार की बहुत कमी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अभी पिछले 1 साल में ही रोजगार आए हुए हैं उत्तराखंड में, तो आगे को अगर आएंगे तो ठीक है, ये तो जो समस्याएं हैं प्राथमिक उनको मेन ये फोकस करें, हमारा ये क्या। हाँ बेटे, पहले मैं आप लोगों को सुनना चाहूंगी, बोलो। आज आप इलेक्शन में वोट देने के लिए आए हैं, तो क्या आप सोच के आए हैं, क्या मुद्दा रहा है आपका, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? हमने तो यही सोचा, जो क्या नाम कहते हैं, थोड़ा जोर से बोलिएगा। जो बेरोजगारी हटाए नौजवानों के लिए, और ये उसी सरकार के साथ है। हमारा जो है बेरोजगारी का ही मेन मुद्दा बेरोजगारी और पलायन जो हो रहा है यहाँ से धीरे धीरे करके, तो हम तो उसी पे वोट डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है, बेरोजगारी का मतलब आपका यह है कि गवर्नमेंट आपको जॉब्स दे, ठीक है? तो क्या आपने एनालाइज किया कि क्या गवर्नमेंट इतने यूथ को जॉब दे सकती है? क्या गवर्नमेंट कैपेबल है देने के? इतनों को नहीं, लेकिन जो उस लायक है उनको तो दे ही। कैपेबल तो है गवर्नमेंट देने के लिए जॉब, इतने लोगों को। हाँ। एक मिनट, इस साइड आइए, यहाँ पे लाइट नहीं आ रही है। हाँ जी, हाँ। काफी लोग कैपेबल हैं जिनको देनी चाहिए जॉब। नहीं, लोग तो बहुत और गवर्नमेंट कैपेबल भी है। बहुत कैपेबल है, अगर वो कुछ करे ना तब तो आगे जॉब भी मिले। बिल्कुल, अभी तो कितने पद तो रिक्त हैं इन लोगों के वैसे। हाँ, इतने पद है, इतने कुछ है, तो इतने सरकारी वो विभाग है यहाँ, सबको मिलनी चाहिए, कहीं तो अपॉर्चुनिटी निकाले तो होगा कुछ। इसी उम्मीद से आएंगे मिले। पिछले 6-7 साल से पुलिस में कोई जॉब नहीं आई हुई है। अभी पिछले ये 2020 में, ये 22 में फॉर्म भरे हुए हैं, 21-22 में, है ना। तो पिछले 6-7 साल से तो कोई पुलिस में फॉर्म नहीं आए हुए हैं। ऐसे ही आर्मी का है, पिछले 2 साल से कोई देश में भर्ती नहीं हुई है आर्मी की, तो सभी को पता है, पूरे देशवासियों को पता है ना। ऐसे ही बाकी सेक्टरों में भी है। अब सबका सब सेक्टर क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है। रेल हमारी प्राइवेट कर दी है ना, एयरलाइंस प्राइवेट कर दी हैं, और जितने सेक्टर हैं ये चाह रहे हैं कि प्राइवेट हो जाए। प्राइवेट से फिर उसमें क्या होगा, सरकारी ठेके में होगा, ठेके में फिर वो अपने हिसाब से जो वो करेंगे। या तो ये कर दें, उसमें रिजर्व कर दें कि यहाँ उत्तराखंड के ही लोगों को नौकरियां मिले। उत्तराखंड के लोग बाहर नहीं जाएंगे। उत्तराखंड के लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं, मुंबई क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जॉब ही नहीं है उनके लायक। अब ऐसे इंडिया वाले हैं जो बाहर, जो साइंटिस्ट हैं, गूगल के जो CEO है वगैरह वगैरह, वो क्या है, इंडिया के ही तो हैं। क्यों इंडिया में वो क्यों नहीं कर सक रहे हैं? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ना, सीधी सी बात ये है। तो उसी चक्कर में वो फॉरेन जा रहे हैं। अब जो फॉरेन नहीं जा सकता वो यहाँ है, लेकिन यहाँ उसके लायक कोई जॉब वो है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारी डिपेंडेंसी सरकार पे बहुत ज़्यादा हो रही है? हाँ। और क्या हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के डायरेक्शन में सोचना चाहिए? देखिए, सिर्फ हमें सोचने से नहीं होगा, क्योंकि ये जो है अभी हम क्या है, स्वतंत्रता का हमें अधिकार है, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, हाँ। है ना। सरकार आती है, वादे करती है, लेकिन निभाती नहीं है। बिल्कुल सही बात है बेटे, बहुत उम्मीदें हैं आप लोगों से। अगर कुछ चेंज ला सकते हो तो केवल आप लोग ला सकते युवा ही ला हो। सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार शायद मेरे ख्याल में लेकर आएगा। क्या लगता है आपको कि क्या हमारे युवाओं में क्या देशभक्ति की कमी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आज जो उत्तराखंड बना है, उस समय के जो युवा लोग थे, युवा क्या सभी लोग थे, उन्हीं सबका सेक्रीफाइस रहा उत्तराखंड बना। लेकिन बड़ी मतलब चिंतनीय स्थिति है आज उत्तराखंड की, और दयनीय स्थिति है। तो अब उम्मीद, मुख्यमंत्री की वैकेंसी आ रही है देश में, उत्तराखंड में 3 बार आ चुकी है, तीसरे चौथे बन चुके हैं मुख्यमंत्री। और क्या कहें, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं वैकेंसी। हम ना CM का भर सकते हो, है ना, जो फॉर्म हम भर सकते हैं, जिसके लिए एलिजिबल हैं वो आ नहीं रहे फॉर्म। और क्या कहें बाकी सभी। तो थोड़ा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सरकार ने स्कीम्स तो बहुत निकाली हुई है, ठीक है। अब उनका क्या प्रॉपर यूज हो पा रहा है, हमारा यूथ तक पहुंच पा रही है, या यूथ में अभी अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारे लिए क्या क्या स्कीम्स हैं? हाँ, या यूथ भी कमी है। हाँ, यूथ में भी थोड़ी कमी है। अभी देखिए, इधर क्या है, टूरिज्म का ज्यादा है। हाँ। स्कोप ना अपने उत्तराखंड में टूरिज्म का बहुत ज्यादा है, लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है उस स्तर से, जिस स्तर से देना चाहिए सरकार ने, है ना। हर चीज में घूसखोरी है, आपको मालूम ही है। तो यही सब है। अभी बीच में पैराग्लाइडिंग बहुत टाइम बंद हुई थी इधर, तो उससे लोग परेशान थे, क्योंकि हमारे बहुत सारे बेरोजगार युवा जो हैं उसमें पैराग्लाइडिंग में लगे हुए हैं, तो जिससे वो सब घर में बैठ गए। तो ये सब चीज़ें हैं जो। वैसे आप लोग क्या करते हैं? हम भी बेरोजगार हैं। नहीं, अच्छा कॉलेज कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एक्चुअल में, चाहे मैं एज अ पेरेंट भी बात करूं,
हम उत्तराखंडियों को यही सिखाया जाता है कि बेटे अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी डिग्री ले लो, अच्छे मार्क्स ले लो, अच्छी मेरिट आ जाएगी, अच्छे जॉब मिल जाएंगे आपको। और हम लोग जॉब के ही बारे में सोचते हैं। ठीक है, हम में एंटरप्रेन्योरशिप की कमी है थोड़ी, ऐसा लगता नहीं है। क्या होता है ना कि यहाँ का जो पेरेंट्स वगैरह हैं तो इन्हें भी थोड़ा वो रहता है, बिल्कुल, मतलब ये घबराए से रहते हैं कि हमारा बच्चा, हाँ, मेन सिक्योर का है कि उन्हें लगता है कि अगर ये अपना बिजनेस करेगा या कुछ करेगा तो ये सिक्योर नहीं है इसकी जॉब। तो मेन वो फोकस करते हैं कि हमारा बच्चा जो है गवर्नमेंट जॉब में लगे, ताकि वो आने वाले टाइम पे उसका जो भविष्य है वो रहे। तो अब उसमें थोड़ा पेरेंट्स का भी है, लेकिन हाँ, सरकार अगर इस चीज़ को बढ़ावा दे, हर चीज़ में सब्सिडी दे, है ना। अब देखिए गैस सिलेंडर की कोई ले लीजिए आप, पिछले कुछ सालों में कहाँ पहुँच गया। इन्होंने बोला था कि सब्सिडी देंगे, ठीक है, आपने डायरेक्ट सब्सिडी खाते में डाली, कुछ टाइम डाली, लेकिन अब क्या है 10 रुपये 15 रुपये इस टाइप से सब्सिडी आ रही है, किसी की वो भी नहीं आ रही है। लेकिन सिलेंडर क्या है 900 रुपये। इन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो दे दिया गरीबों को, लेकिन वो क्या करेंगे, एक बार तुमने फ्री में दे दिया, वो कितना चल जाएगा, 1 महीने 2 महीने, उसके बाद तो उसने अपनी जेब से भराना है। वो तो आपने आदत खराब कर दी उनकी, है ना। तो उसके बाद वो 900 रुपये का सिलेंडर कहाँ से भराएगा जिसने आज तक गैस ही नहीं खरीदी। उसके पास गैस खरीदने के पैसे तो है नहीं, लेकिन उसको आपने गैस खरीद के दे दी। अच्छा, एक बात लेकिन बताइए, अगर इन्होंने, ठीक है, अगर गैस दे दी तो इन्होंने इस तरह से करना चाहिए था कि हाँ ठीक है, हमने जिसको उज्ज्वला योजना के तहत जिनको गैस दी है तो उनको हम 300 रुपये में सिलेंडर दें या 500 रुपये में दें, मतलब जितना वो काबिल है। अगर वो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला है तो उसको उसी के रेट के हिसाब से सिलेंडर मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। अब उसको भी 900 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, हमें भी 900 रुपये का मिल रहा है, सभी को 900 रुपये का सिलेंडर मिल, तो वो बेचारा कहाँ से सिलेंडर भराएगा, आप बताइए। ये चीज़ सरकार ने सोचनी चाहिए कि हाँ, हम योजनाएं तो लेकर आ रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जनधन खाते का है, वो जनधन खाते में इन्होंने बोला था 15 लाख बोलेंगे, उसके बाद अमित शाह जी ने बोला कि ये तो हमारा जो एजेंडा है, ये तो आप सभी जानते हैं कि हम 15 लाख रुपए डाल नहीं सकते। तो ठीक है, आपने योजना लेकर आए कि आपने हर जो हमारा नागरिक है उसका खाता होना चाहिए बैंक में, ये आपने अच्छी योजना लगाई, लेकिन उसमें आप जिनको जो बेरोजगार हैं, पहले से बेरोजगारी भत्ता मिलता था, अब ऐसा कुछ नहीं मिलता है, बेरोजगारी भत्ता वगैरह, है ना। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत वो हैं, उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में ये सब चीज़ें आज बेरोजगार। अभी आरआरबी एनटीपीसी को देख लीजिए, क्यों धरना हुआ, क्यों इतना हुआ। आरआरबी ने 2019 में फॉर्म निकाले हुए थे, एनटीपीसी ने, उसका फॉर्म ये 3 साल बाद पेपर हुआ है, पिछले जनवरी से 6 शिफ्टों में उसका 6-7 चरणों में उसका पेपर हुआ, और उसके बाद भी अभी रिजल्ट में इन्होंने धांधली कर दी। अब रिजल्ट में उसमें स्टे लग गया है, अब उसके बाद कमेटी बैठ गई 5 सदस्यों की, अब वो कमेटी फैसला करेगी, है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं ये, अब जो आग जला दी ट्रेनों में, ये कोई छात्र ने तो जला ही नहीं, इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दल भी शामिल हैं। जो वो क्या कर रहे हैं कि वो ये दिखा रहे हैं कि स्टूडेंट इतना वो हो गया है कि मतलब किस हद तक चले गया है, लेकिन नहीं, स्टूडेंट क्यों गया है आप बताइए। उनके इंटरव्यू देखिए ना, आप जो तैयारी कर रहे हैं, वो बेचारे वहाँ 5-7 हज़ार रुपये में इतने छोटे से रूम पे रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 3-4 साल, और उसके बाद भी अगर हर साल अगर सरकार अगर वो दे वैकेंसी, तो इंसान को ये तो रहेगा कि हाँ चलो इस साल नहीं हुआ मेरा, अगले साल मैं तैयारी करके निकाल सकता हूँ। लेकिन नहीं, 3 साल में एक बार पेपर होता है और उसमें भी धांधली हो जाती है। एक पेपर आपका ये मान के चलिए 4 से 5 साल में कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद वो फिर 4-5 साल ले रहा है पेपर अगला आने में। अभी यही पुलिस की भर्ती को देख लीजिए आप, इतने टाइम बाद अभी भर्ती आई और कुछ पता नहीं है अभी कब पेपर होगा। पिछले जो हमने फॉर्म भरे हुए थे पटवारी और ये सब के उत्तराखंड के, अभी उनका कोई पता नहीं है, अभी पेपर होने वाला है बोल रहे हैं, अब कब होगा कुछ नहीं पता। समूह की स्थिति ऐसी है। क्या आपको, मतलब आपको क्या लगता है कि देखिए हमें बहुत बड़ा चेंज तो चाहिए हमें, ठीक है, तो वो चेंज कैसे आएगा? वो चेंज हम ही से आएगा। हम जो युवा हैं, युवा सोच जो है हमारी वो ये है, अब धीरे धीरे करके लोग चाह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी मतलब अपना जो स्वरोजगार है, लेकिन लोग करना नहीं चाह रहे हैं। उत्तराखंड में ही बहुत सारे स्कोप ऐसे हैं जिनको हम करके अपना रोजगार कर सकते हैं, लेकिन सरकार भी थोड़ा उसमें वो हो रही है, अपना सक्षम नहीं हो पा रही है हमें सपोर्ट करने में। क्या, खैर अब तो आज तो इलेक्शन है, अदरवाइज जस्ट मैं आपसे अपना जो मेरी सोच है मैं वो पूछना चाह रही हूँ आपसे, क्या यूथ को इलेक्शन से पहले सबको एकजुट होके, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी कि कौन किस पार्टी के विचारधारा से सहमत है, सबको मतलब एकत्रित होके जगह जगह जाके लोगों को, जो भी हमारी जनता है उसको अवेयर करना चाहिए कि इस समय आप अपने सोच से अपनी ब्रेन को अप्लाई करिए वोट देने से पहले, न कि ये कि मैं इस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, मैं इस पार्टी को बिलोंग करता हूँ, बल्कि कैंडिडेट
कि वो कैंडिडेट कैपेबल है या नहीं है। तो यूथ को मेरे अंदाज से यूथ अगर इस तरीके के स्टेप एडवांस में ले, लोगों की सोच को बदले, लोगों को अवेयर करवाए, तो मेरे अंदाज से लगता है कि धीरे धीरे चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन उसके लायक भी कोई होना चाहिए ना कैंडिडेट। ऐसा कोई कैंडिडेट हमें नजर आया नहीं है अभी तक, है ना। किसी भी इलेक्शन में देख लीजिए आप, पार्टी को देख के वोट देते हैं। बीच में मोदी लहर चली थी तो मोदी जी को देख के वोट दिया गया हर किसी ने। अभी भी लोग मोदी जी को देख के वोट दे रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि हमारा कैंडिडेट कौन है, वो हमारे लिए क्या काम करेगा, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो ये सब चीजें होनी चाहिए कि हाँ, जिस कैंडिडेट ने काम किया हुआ है, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो, हम कोई पार्टी से वो नहीं करते कि हम इसी पार्टी के हम समर्थक हैं। हम ये है कि मेन विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, अपने क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उसी को हम वोट देंगे। थैंक यू। कैसा फील कर रहे हो? एक्साइटेड? अच्छा लग रहा है। अपने पॉलिटिशियन, हम मतलब पहली बार खुद अपना पॉलिटिशियन इलेक्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है। अच्छा, तो क्या सोच के आप आए हैं कि कैसा होना चाहिए पॉलिटिशियन? मैम मेन ये है जो नेशनल इंटीग्रिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान दे। हम उस पार्टी को वोट करेंगे जो मतलब नेशन को फर्स्ट रखे, ये नहीं कि फैमिली को फर्स्ट रखे, जो नेशन को पहले रखेगा हम उसको वोट देंगे। रिलीजन सब बाद में आता है, सबसे पहले नेशन आता है। तो जो पार्टी नेशन को पहले रखेगी हम उसे वोट देंगे। अच्छा, तो क्या आपने जितनी भी पार्टीज हैं उनके क्या मैनिफेस्टो अच्छी तरह से पता है आपको कि उनके क्या? जी मैम। अच्छा, वेरी गुड, वेरी मैम गुड। एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर उन्होंने उत्तराखंड में सैन्य धाम की भी बात करी है। हाँ। तो मैम वो काफ़ी अच्छा लगा, वो उनका वाला पॉइंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि हमारे सोल्जर्स जिस तरीके से मतलब नेशन के लिए इतना कुछ करते हैं, तो कोई पार्टी अगर उनके लिए इतना कुछ सोच रही है तो मैम ऑब्वियसली हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। ओके। और आपको क्या लगता है कि पिछले जब से उत्तराखंड बना है, 20-21 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने हुए, उत्तराखंड में कितना डेवलपमेंट हुआ? मैम डेवलपमेंट पहले के हिसाब से देखा, मैम उस टाइम के हिसाब से देखा जाए, मैम डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मैम जिस लेवल का होना चाहिए था उसका नहीं हुआ। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड में सबसे बुरा कहीं होगा तो जो हिली एरिया है हमारा, सबसे बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड के अलावा शायद ही कहीं होगा। और मैम कनेक्टिविटी देखी जाए तो मैम ये है, पिछले 5 सालों से मैम कनेक्टिविटी में थोड़ा पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। कनेक्टिविटी जो हमारी रोड कनेक्टिविटी थी पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जैसे मैम अभी पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है और एम्स का सैटेलाइट सेंटर अभी उधम सिंह नगर में आ रहा है। तो मैम ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम वोट करेंगे। अच्छा, देखो बेटे, आप तो बड़े मतलब सेंटर प्लेस पे हो, आपको तो काफ़ी फैसिलिटीज़ वगैरह मिली हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो उत्तराखंड के जो रिमोट एरियाज हैं, जो हमारे मतलब एक्चुअल में तो उत्तराखंड का मतलब ही पहाड़ी क्षेत्र है, क्या उन पहाड़ी क्षेत्रों तक पूरी उनकी जो बेसिक जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, क्या उनको वो मिल पाई हैं? मैम ये है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी ना, मेन उत्तराखंड में है कनेक्टिविटी का इशू। जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी मैम, उन तक वो फैसिलिटीज़ अपने आप पहुंचेंगी। जैसे मैम अभी अगर हम पहाड़ जाना चाहते हैं, धारचूला जाने में कितना टाइम लग जाता है, मैम अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो चीज़ें ईजिली अवेलेबल होंगी उनको। मेन कनेक्टिविटी ही इशू है उत्तराखंड में। अगर कनेक्टिविटी सुधर गई, आधी से ज़्यादा 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी उत्तराखंड की। ओके, कनेक्टिविटी के अलावा आप हेल्थ और एजुकेशन पे क्या कहेंगे? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत ख़राब है उत्तराखंड का मैम, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। जैसे मैम, और मेन रीज़न मैं गवर्नमेंट को भी नहीं कहूँगा, डॉक्टर्स नहीं आना चाहते मैम इस एरिया में। पहाड़ों की साइड में दुर्गम एरिया कह के वो आना ही नहीं चाहते गवर्नमेंट के डॉक्टर। यहीं का मैम आपने भीमताल का हॉस्पिटल देखा होगा मैम, कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ज़बरदस्ती हमें हल्द्वानी जाना पड़ता है। अगर यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो क्यों जाएगा आदमी। और मैम ऐसा नहीं है कि इक्विपमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स भी होते हैं, उन्हें ऑपरेट करने वाला नहीं होता है। मैम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी बुरा है उत्तराखंड में, तो मैम इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस खोलने की ज़रूरत है, रिमोट सेंटर्स खोलने की ज़रूरत है। मतलब छोटे से छोटे गांव में भी हमें हेल्थ की एक छोटी यूनिट, मतलब हॉस्पिटल की एक छोटी सी यूनिट होनी चाहिए, जिससे मतलब बड़ा तो नहीं, जैसे कोई बेसिक बीमारी है वो ऑपरेट हो जाए, मतलब वाला टाइप। वहाँ डॉक्टर एटलीस्ट होना चाहिए हर जगह एक डॉक्टर, कि मतलब पहले बेसिक लेवल पे ट्रीटमेंट मिल जाए। बाकी अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है तो फिर तो हल्द्वानी या देहरादून जाना ही पड़ता है। और ये भी चीज़ अच्छी लगी मुझे मैम, इस गवर्नमेंट ने एक चीज़ अच्छी लगी, जो
एयर एम्बुलेंस की एक इन्होंने नई फैसिलिटी स्टार्ट करी है मैम, ये काफ़ी हेल्प करेगा। जो मतलब जैसे आप कह रहे थे ना अभी बहुत रिमोट गांव में, उनमें काफ़ी हेल्प करेगा जो ये एयर एम्बुलेंस वाली फैसिलिटी है। इसको मतलब इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभी जो भी गवर्नमेंट आती है, ये नहीं कि यही जो सिटिंग है ये आई, अगर दूसरी भी आती है तो एयर एम्बुलेंस वाले पे फोकस मतलब रहना चाहिए सबका। आप क्या करते हो वैसे? मैम मैं बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट। अच्छा, तो आप बीटेक करते हो तो आपको तो जॉब ही, मतलब आपका तो ये होगा कि नहीं आगे आने वाले टाइम में कहीं प्लेसमेंट वगैरह मिल जाए? नहीं मैम, मैं डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, आई वांट टू सर्व द नेशन। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आपको क्या लगता है कि यहाँ के यूथ को क्या जॉब पे ही फोकस होना चाहिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट? मैम जैसे लोग कहते हैं ना रोज़गार नहीं है, मैम रोज़गार सबके लिए है मैम। स्किल सेट होना चाहिए, मेन हमें अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। जिसने स्किल डेवलप करी उसके लिए एम्प्लॉयमेंट है मैम। अगर गवर्नमेंट जॉब ही रोज़गार का मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब ही है तो मैम 50% से ज़्यादा इंडिया में एम्प्लॉयड लोग ही नहीं होंगे। मैम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे मैम। अगर स्किल है तो मैं जॉब कोई डिनाई नहीं कर सकता मैम। जैसे अगर मैं इंजीनियर हूँ, जैसे मुझे प्लेसमेंट चाहिए, अब मैम मुझे कोडिंग नहीं आती, मेरा FT 0 होगा, मुझे कोई क्यों जॉब देगा? मतलब मुझे ना कोडिंग आती है ना FT आती है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल 0 है, मैम क्यों मुझे कोई जॉब देगा जब मुझ में कुछ है ही नहीं? तो मैम यूथ को खुद भी ध्यान देना चाहिए कि अपना स्किल डेवलप करे। मैम जॉब्स बहुत अवेलेबल है, UPSC की हर साल जॉब वैकेंसीज आती है मैम, हर कोई जॉब वैकेंसीज निकालता है। खुद अपने यूथ को अपने तरफ से मेहनत करने की ज़रूरत है थोड़ा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारी पूरी जनता है उसको अवेयर करने की ज़रूरत है और वो काम केवल हमारा यूथ कर सकता है? मैम अवेयरनेस की पहाड़ में सख्त ज़रूरत है मैम। लोग अवेयर ही नहीं होते मैम। गांव में लोगों को पता नहीं होता है कि बाहर क्या चल रहा है, कौन सी गवर्नमेंट की कौन सी योजनाएं चल रही हैं मैम, कुछ पता ही नहीं होता उनको। जैसे अभी मैम ये था किसानों को, उसमें जो 2-2 हज़ार रुपये आने वाले थे मैम, जैसे कोई गांव वाला है उसको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी मैम। गवर्नमेंट को भी और जो NGOs होते हैं, जो यूथ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनको गांव में जाके लोगों को अवेयर कराने की ज़रूरत है कि सरकार ने आपके लिए ये फैसिलिटी चलाई है, ये योजना आपके लिए है मैम। वो जैसे अवेयर होंगे वैसे उस योजना का फ़ायदा उठा पाएंगे वो। और मैम सोशली थोड़ा अवेयर करने की ज़रूरत है मतलब गाँव में। शहरों में तो लोगों को पता चल जाता है, गांव वाले नहीं रह पाते इतना अवेयर। जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो इतना अवेयर नहीं रह पाते। वैसे अब जब से सोशल मीडिया आया तब से तो मैम थोड़ा अवेयरनेस बढ़ी है, पहले से ज़्यादा बढ़ी है मैम। अब कैंडिडेट के बारे में हर इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे, तो मैम अवेयरनेस पहले से बढ़ी है, पर अभी भी थोड़ा ज़रूरत है इसमें काम करने की। लेकिन सोशल मीडिया जो दिखाती है क्या वो सही होता है मैम? ये मैम ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ चलाने वाले बहुत हैं मैम। रीसेंट न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ, मैं तो अपने पापा के उससे देख रहा था फेसबुक पे मैम। ये भीमताल कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात है, एक अपोजिशन पार्टी, मतलब वो वीडियो यहाँ की थी नहीं भीमताल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, वो वीडियो थी चंपावत की, और उसे यहाँ के कैंडिडेट को मतलब बदनाम करने के लिए यहाँ चलाया जा रहा था मैम। फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनानी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं मैम। IT रूल्स एंड रेगुलेशंस का अच्छे से कोई फॉलो करता ही नहीं है, और थोड़ा साइबर अवेयरनेस नहीं है मैम। ऐसों के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इनको, मतलब मैम अच्छी खासी सज़ा होनी चाहिए, तभी लोग फेक न्यूज़ फैलाना बंद करेंगे मैम। इससे काफ़ी नुकसान होता है मैम। कितने बार दंगे, दिल्ली राइट्स जैसे आपने देखा था, फिर सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ था दिल्ली राइट्स में। तो मैम इसमें काम करने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, थोड़ा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे इस पार्ट में। और आप ये भी एग्री करते हो कि जो हमारी उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो एज़ पर हमारे हिल्स एरिया को देखते हुए नहीं बनाया गया है? मैम ये पॉलिसी को रीथिंक करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैम बेसिकली उत्तराखंड बना ही इसीलिए था कि हम पहाड़ों पे फोकस करें। तो मैम इनका मेन फोकस हो गया है नीचे की साइड को, प्लेन्स की साइड को। सबसे पहले तो मैम इम्पॉर्टेंट है देहरादून से परमानेंट कैपिटल शिफ्ट करो ये गैरसैंण में। जब मैम परमानेंट कैपिटल शिफ्ट होगी ना गैरसैंण में, तब थोड़ा इनका, जब हमारे पॉलिटिशियंस को खुद थोड़ी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी ना, तब इन्हें पता चलेगा पहाड़ के लोग कैसे दिक्कतें झेलते हैं। तो मैम इसमें तो चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, इनको तो साथ मिलके
शिफ्ट कराना चाहिए मैम। गैरसैंण में कैपिटल होना चाहिए। जब पहाड़ों में हमारे कैपिटल होगा तब हमारे पॉलिटिशियंस को क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है इनको भी पता चलेगा, तब शायद ये थोड़ा काम करें उसके लिए। वरना मैम इतने साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए, पर जिस हिसाब का डेवलपमेंट होना चाहिए था उस हिसाब का नहीं है। थैंक यू बेटे। आप वोट दे चुके हैं जी। तो आपको इस बार क्या मतलब किस मुद्दे पे आपने वोट दिया, क्या सोच के दिया? क्योंकि उत्तराखंड की तो हालत बहुत खराब है और बहुत उम्मीदें होंगी आपको उत्तराखंड इस बार की सरकार से। तो क्या मुद्दा रहा आपका वोट देने के लिए? युवा नेतृत्व है, युवा नेतृत्व के ऊपर वोट दिया। अच्छा, अच्छा है, आगे वो अच्छा ही रहेगा। अभी 6 महीने के कार्यकाल में बढ़िया किया है तो आगे भी बढ़िया होगा। अच्छा। वैसे अभी तक 21 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, तो आपको क्या लगता है कि कितना मतलब 2 बार दोनों सरकारों को मौका मिला, तो क्या आप संतुष्ट हैं जिस तरीके से उन्होंने काम किया है? संतुष्ट तो ये वाली सरकार से तो हम संतुष्ट हैं, जितना भी काम किया है अच्छा ही किया है। अच्छा। आप बोलेंगे बेटे कुछ? अभी पलायन का मुद्दा, थोड़ा जोर से बोलो। अभी जो पलायन का मुद्दा है उत्तराखंड का काफ़ी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पलायन जिस हिसाब से उत्तराखंड में पलायन हो रहा है पहाड़ों से, वो हमारा एक मेन मुद्दा। और भू कानून हमारा एक मेन मुद्दा है उत्तराखंड का। अच्छा। और इस बारे में सरकार सोचती नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पे तो काम होता नहीं है। पहाड़ों पे विकास और क्या कहते हैं अस्पताल सब ऐसे ही रहते हैं। हमारे नीचे की क्षेत्र को ही होता है, प्लेन्स में ही कार्य होता है, सारे पहाड़ों को कोई सोचता नहीं है हमारा। तो मेन मुद्दा हमारा ये कि पहाड़ों पे विकास हो, पहाड़ों के बारे में सोचे सरकार, क्योंकि अभी तक सरकारें सारी जितनी भी आई हैं किसी ने भी पहाड़ों के लिए नहीं सोचा है। पलायन हमारा बहुत मुद्दा है युवाओं के लिए, यही है। क्या आपको लगता है कि पहले मतलब विकास और मूलभूत सुविधाएं, मूलभूत समस्याएं, ये 2 चीजें हैं, तो सबसे पहले सरकार को किस पे काम करना चाहिए? मूलभूत सुविधाएं जो हमारी अभी छोटी छोटी जो उत्तराखंड की सुविधाएं, हमारी स्वास्थ्य की काफ़ी देखा होगा अपने पहाड़ों पर। कैसी खबरें आती रहती हैं कि किसी के साथ कुछ हो जाता है तो ऊपर हमारे अस्पताल नहीं हो पाते ढंग से। बहुत चीज़ें हैं जो हम सरकार को अभी करनी है। यहाँ पे एक भू कानून भी यहाँ पे बहुत वो है, भारी लोग काफ़ी यहाँ पे आके बस गए हैं, उनके लिए भी यहाँ पे कानून बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के व्यक्तियों को ठीक से रोजगार मिल नहीं पा रहा है ज़्यादा, जिससे हमारे उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले। सरकार इस बारे में करे, हमारे पहाड़ों के लिए सोचे। सबसे पहले सरकार हमारे पहाड़ों के लिए सोचे, फिर इस बारे में सोचे, क्योंकि पहाड़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ का मॉडल तैयार नहीं किया गया है। अगर मूलभूत सुविधाएं अगर हमें मिल जाएंगी तो पलायन आधा बच जाएगा, है ना। मूलभूत सुविधाएं अगर होंगी तो उसके बाद ही हमारे पहाड़ का विकास हो पाएगा। बिल्कुल। मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी है, अपना स्कूल है, विद्यालय यहाँ अच्छे नहीं है, उनमें विद्यालय है तो उनमें टीचर नहीं है ना। अस्पताल नहीं है, अस्पताल हैं गवर्नमेंट अस्पताल हैं, उनमें डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर पहाड़ों को आना नहीं चाह रहे हैं, क्यों नहीं आना चाह रहे? हमें इस चीज़ में फोकस ज़्यादा करना चाहिए सरकार को, कि क्यों आखिर हमारा पहाड़ इतना पीछे रह गया है। बिल्कुल सही बात है। अगर यहाँ के लोगों को पानी, बिजली, सड़कें और स्वास्थ्य की सुविधाएं और मूलभूत आपकी शिक्षा मिलेगी तो वो क्यों सोचेगा, क्यों 8-10 हजार के लिए बाहर जाएगा? बिल्कुल। देखिए, बाहर वाला आदमी आ रहा है, बाहर से पैसा कमा के आ रहा है, वो यहाँ कॉटेज बना रहा है, यहाँ रह रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ की हवा पानी सब अच्छी है। लेकिन हमारा पहाड़ का आदमी बाहर जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है ना, क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है, उसको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। हमें जो सुविधाएं चाहिए मूलभूत, पानी मेन है, शिक्षा और स्वास्थ्य, मेन 3 सुविधाएं हैं। ये जो है पहाड़ को बहुत कम है ना। ये सब चीज़ें मद्देनजर रखते हुए अब इस बार का चुनाव देखिए क्या होता है आगे। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार। अच्छा लग रहा है आप सभी लोगों को, बड़ी आपके चेहरों पर बड़ी इस्माइल तो हमारे मार्क्स में छुपा दी एक्साइटमेंट दिखने को मिल रहा है उसके लिए, इलेक्शन के लिए। ठीक है, यस। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जो उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत कर्मठ होती हैं, ठीक है। विदेशों से भी यहाँ आके लोगों ने रिसर्च की है, उस रिसर्च में भी लोगों ने लिखा है उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में। मतलब चाहे यहाँ की धरोहर बचाने की बात हो, चाहे यहाँ की संस्कृति हो, चाहे यहाँ की अर्थव्यवस्था हो, चाहे आपकी घर गृहस्थी हो, हर चीज में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। अब और दूसरी बात यह है कि जो महिलाएं हैं उत्तराखंड में, मतलब 13 जिले हैं यहाँ पे और 7 जिलों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। ठीक है, ये एक बहुत प्लस पॉइंट होता है हम लोगों के लिए।
अब आप मुझे ये बताइए, महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि इन 21 सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ? क्या आप लोग मतलब जो आप लोगों की परेशानियां थी, महिलाओं की जो परेशानियां हैं, अगर आप उसको पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके को लेकर सोचिए तो आपको क्या लगता है कि कितना मतलब विकास हुआ? हो ही गया, पहले से बहुत ज्यादा विकास हो गया है। अब तो महिलाओं को हर चीज में आगे किया जा रहा है, जैसे ये नेतागिरी में, हर चीज में, मतलब डॉक्टरी में, हर चीज में लेडीज फर्स्ट है। अच्छा। कर ही रहे हैं, मतलब योगदान घर वाले भी कर रहे हैं ना, ये नहीं कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, यस, कि ये लड़का है ये लड़की है वाली बात अब नहीं है। ठीक है, ये तो एक बात, भेदभाव नहीं किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो हमारी उत्तराखंड की जो मूलभूत परेशानियां थी, हमारी लेडीज को जो है दूर जंगलों से लकड़ी लेने जाना पड़ता था, चारा लेने जाना पड़ता था, ठीक है, और पानी वगैरह की दिक्कतें जो थी, उनका क्या आपको लगता है कि स्टेटस अभी सरकार ने किया है? आज उनको घर बैठ के नल में पानी मिल जाता है? सरकार ने करा है, मोदी सरकार ने करा है वैसे। अच्छा। घर घर पानी पहुँचाए, रोड पहुँचा दिए, गैस भी पहुँचा दी, उज्ज्वला। अब यहाँ पर ओपन मोदी जी का नाम तो ले नहीं सकते। आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं इनके, वही लाइफ अच्छी थी, बीमार नहीं होता था आदमी। अब तो कैंसर हो रहा है लोगों को, आदमी वो लेकिन जो है भीमताल में देखी जाए अच्छी नहीं है, क्योंकि हमको जैसे अल्ट्रासाउंड है, ये सब चीज़ें, इवन सीजर कराने के लिए जो है हमें या तो हल्द्वानी जाना पड़ता है, नहीं था तो यहाँ जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए मुझे लगता है कि हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा अवेयर होना चाहिए। और अभी कोरोना के बाद तो हम लोगों ने एक ऐसा सीन देख लिया है, यस, डॉक्टर्स की ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है। और इवन एजुकेशन की अगर हम देखा जाए तो गवर्नमेंट स्कूल जो है वो बहुत दूर है। बच्चे जो है हमारे ही भाई बहनों ने देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही चलकर पढ़ रखा। हमने तो खैर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, लेकिन हमारे सिस्टर्स लोगों ने जो है काफ़ी मील जाकर जो है यहाँ एक जो है गवर्नमेंट स्कूल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, स्कूल्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है देखा जाए तो। और मैं चाहती हूँ कि एक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है अच्छा हो भीमताल में स्पेशल। स्कूल तो है लेकिन लोग पढ़ाने जा रहे हैं ना सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में ज़्यादा वो है। आप भी कुछ बोलिए। थोड़ा सरकारी स्कूलों में भी सही होना चाहिए प्राइवेट के हिसाब से ना। अगर सरकारी स्कूल में सही होगा तो गवर्नमेंट स्कूल देखे तो दूर काफी है। ओके। अभी मैंने एक यहाँ पे मॉडल स्कूल है जी, तो उसको मैंने देखा था, उसमें काफी अच्छा मतलब पढ़ाई वगैरह का काफी पढ़ाई अच्छा, लेकिन दूर काफी है ना, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं। ओके, जगह तो स्कूल खराब होता है इसीलिए। लेकिन हेल्थ का भी देखा जाए तो डॉक्टर्स जैसे कोविड के टाइम पे देखे तो यहाँ 2-3 ही डॉक्टर्स हैं। मैं कह रही हूँ ना, सीजर की बड़ी प्रॉब्लम, जैसे अगर आपको सीजर है, अल्ट्रासाउंड कराना है, तो आपको भवाली जाना पड़ेगा, हल्द्वानी जाना पड़ेगा, ये बिग प्रॉब्लम है। ओके। और अदरवाइज क्या कहते हैं, ये तो जो आपका भीमताल एरिया है ये तो एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पे तो आपको फिर भी काफी सुविधाएं मिली हुई है। अदरवाइज अगर हम गाँव की बात करें, बेरोजगारी बहुत है, अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। ओके, यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, डिप्लोमा है, बट क्या करते हो, परेशान। अच्छा, मुझे ना एक बात बताइए कि हम लोग, ठीक है बेरोजगारी बहुत है, बहुत पूरे इंडिया में है, लेकिन उत्तराखंड में बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो एक और हम बेरोजगारी की बातें करते हैं और दूसरी ओर जो यहाँ का जो युवा है, हम माइग्रेशन की बात करते हैं, पलायन हो रहा है, जो यहाँ का युवा है वो बाहर रोजगार के लिए जा रहा है, ठीक है, जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री हैं, बड़ी बड़ी डिग्री हैं, चलो उनको बहुत अच्छे जॉब मिल रहे हैं, हम बात करते हैं, लेकिन काफी ऐसा भी यहाँ पे युवा है जो कि छोटे जॉब के लिए भी बाहर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, लेकिन पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है यहाँ पे। लेकिन एट द सेम टाइम क्या है कि बाहर के लोग यहाँ आके अच्छा कमा ले रहे हैं, लेकिन ठीक है, यही का व्यक्ति नहीं कमा पा रहा है। वही मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो यहाँ लोगों को शर्म आती है ना। बाहर का आके अच्छे से अपना मतलब हर चीज के लिए सही रहता है। यहाँ का आदमी, हम यहीं के हैं रहने वाले, तो किसी हिसाब से हम अपना वो करे करके सोचते हैं, इसलिए वो नहीं कमा रहा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि कम से कम नहीं, ये तो ठीक है, तो बाहर से लोग यहाँ पर आकर उनके पास पैसा है, कोई इंडस्ट्री है, कोई कुछ है, वो बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन जो एक मेन प्रॉब्लम है, अगर हमारे पास मनी है, हमारे पास पैसा होता है, हम भी तो कोई इंडस्ट्री या कोई फर्म खोल सकते हैं, या कोई जो, तो उसको तो वो तो ठीक है, जो एक्चुअली जो वैकेंसी
गवर्नमेंट जॉब की है जो खाली हैं, दे मस्ट बी फिल्ड, है कि नहीं? ये वाला जो है अभी तो बहुत 57,000 तो रिक्त पड़े हैं। और यहाँ पर होता है BCS का या फलाने का दूसरे एग्जाम वो तो ले लेंगे, लेकिन उसके बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं निकालते हैं, न उनको भर्ती का। कहने मेरा ये मतलब है, ये दुरुस्त होना चाहिए, इट शुड बी अप टू डेट। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो हमारी नेशनल पार्टी, 2 नेशनल पार्टी है हमारी, दोनों को 2-2 बार मौका मिल गया है, ठीक है, फिर भी मतलब कोई सिचुएशन वही की वही है। तो अब आने वाले टाइम में आप क्या उम्मीद करते हैं कि मतलब क्या सोच के आज आपने वोट दिया है? आने वाली उम्मीद में हम ये सोचते हैं कि जो पहले था उससे अब अच्छा सुधार करें, आगे बेहतर हो, उससे बेहतर हो। वोट देने के बाद तो हमारे घर आते ही नहीं है, वो भूल जाते हैं जनता को, उनको पता ही नहीं हमारा एरिया भी है, भूल जाते हैं। अच्छा ये हमारा एरिया है। जब नेता बन जाते हैं ना, बड़े बड़े गाड़ियों में वादे किए, वादे ठीक है, तो ये हमारा एरिया है। हमने ये कहा कि हम तुमको अभी 400 रुपए का सिलेंडर देंगे तो देना है उसको, फिर दोबारा तो उनको चला जाता है। तो क्या जो अभी मैनिफेस्टो, जो अभी पार्टी का मैनिफेस्टो निकला था, वो मैनिफेस्टो के हिसाब से आपने वोट दिया या कैंडिडेट के हिसाब से दिया आपने वोट? हमने तो कैंडिडेट के हिसाब से दिया। कैंडिडेट के हिसाब से, वो तो वैसे ये झूठे हैं। ठीक, सही बात। थैंक यू वेरी मच। सर, इस बार का जो इलेक्शन है वो बड़ा क्रूशियल इलेक्शन है। हाँ जी। क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोग पिछले 20 साल से सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। बिल्कुल है। ठीक है, तो अब आपकी क्या सोच है कि मतलब कैसे परिवर्तन आएगा, उत्तराखंड कैसे विकास करेगा, या यहाँ की समस्याएं जो थी 20 साल पहले, 21 साल पहले, आज भी वो वैसी है, कैसे चेंज होंगी? मैम, यहाँ की जो परेशानियां हैं वो है रोड और रास्ता जो है, लोगों के पास बहुत ज़्यादा दूर पैदल चलना पड़ता है लोगों को। सबसे मेन विकास की बातें तो सिर्फ और सिर्फ रोड की समस्या है और हॉस्पिटल की फैसिलिटी की समस्या है। बाकी तो सब लोग, उत्तराखंड प्रगति कर ही रहा है बहुत अच्छे तरीके से। हमें तो लगता है कि प्रगति चल रही है। जैसे मुझे बताइए, प्रगति का मतलब क्या है? मैम, प्रगति का मतलब ये है कि जैसे हम युवा हैं, हम यहाँ पे रोजगार करते हैं, अपना टूरिज्म से रिलेटेड काम है, हमारा रेस्टोरेंट है और होटल वगैरह हैं अपने। तो पहले, आज से 10 साल पहले हमने वीरचंद गढ़वाली की योजना उठाई थी अपनी सरकार की, जो उसमें हमें सब्सिडी भी प्राप्त हुई। तो ये सब सरकार की जो योजना है, ये लोग अवेयर नहीं हो पाते हैं। अब तो मोबाइल और सोशल मीडिया इतना बढ़िया है। बहुत अच्छी बात कही, जिसके लिए मैंने अपनी वीडियो भी बनाई है कि सरकार की योजनाएं तो बहुत होती हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत है, वो आम जनता तक नहीं पहुंची है। मैम, वो आम जनता की थोड़ी सी अनअवेयरनेस की वजह से दिक्कत होती है। देखिए, एक तो 2 चीजें हैं, एक तो है अनअवेयरनेस, दूसरी है वो लोगों के मुंह से सुनी हुई बातें कि जो वो होती है ना, स्कीम्स होती हैं, उनका फायदा नहीं मिलता है। लोग ये सुनते हैं, लेकिन वो मतलब बिना अपने आप वो अप्लाई किए बिना ही लोगों की सुनी हुई बातों पे विश्वास कर लेते हैं वो। ये तो होता है मैम। अब यही तो अनअवेयरनेस की वजह से तो हो रहा है। अब देखिए, आप 5 साल पहले हम लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, एंड्रॉइड। अब इस समय जो इलेक्शन चल रहा है वो सारा सोशल मीडिया के कैंपेनिंग मोबाइल के थ्रू चल रहा है। पहले क्या होता था, हम लोगों को कुछ नहीं पता लगता था। मेरे पास यहाँ पे एक फिश पॉन्ड भी है, अपना मछली पालन का काम है। तो पहले हमें ये स्कीम कुछ नहीं पता रहती थी, पर मोबाइल के थ्रू यूट्यूब में सर्च किया हमने, तो देखा कि सब चीज़ें, आजकल सब चीज़ें युवाओं को, जैसे हमारे साथ, मेरे साथ इतने सारे भाई लोग हैं यहाँ पे, सब लोगों को ये देखना चाहिए। यूट्यूब, इनसे मोबाइल, सोशल मीडिया के थ्रू जो हमें नॉलेज मिलती है, उसका फ़ायदा, सरकार की जो योजना है, सब आजकल मोबाइल के अंदर सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें हम देख सकते हैं, सब चीज़ें हम नॉलेज ले सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब लोग अवेयर ही नहीं है उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी है। बाकी सरकार तो कर ही रही है अपना काम, चाहे कांग्रेस है, चाहे भाजपा है, चाहे आप आए, सरकार तो आनी है कोई ना कोई, तो काम वो अपने अपने स्कीमें करती रहती हैं। मेरे हिसाब से तो भाजपा इस समय सही काम कर रही है। भाजपा की जो सरकार है वो सही काम कर रही है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार भाजपा सरकार आए और अच्छे से और ज़्यादा विकास हमारा उत्तराखंड को मिले। आपको ये लगता है कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो आजकल का यूथ है, उसमें बेरोजगारी एक मेन समस्या है? बिल्कुल है मैम। तो सरकार के पास, ठीक है, सरकार के पास लगभग 57,000 वैकेंसीज अभी भी
खाली पड़ी हुई हैं, ठीक है, उसको फिल करना तो खैर एक मेन उनका वो बनता ही बनता है, मुद्दा बनता ही बनता है। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि सरकार इतनी नौकरियां जनरेट कर सकती है जितना हमारा यूथ खाली है? बिल्कुल कर सकती है। यहाँ हमारे उत्तराखंड में इतने सारा टूरिज्म का इतना स्कोप है, और उत्तराखंड तो अच्छी चल रही है, होम स्टे वाली योजना इतनी अच्छी चल रही है। यहाँ भीमताल में आप 5 साल पहले 10 या 15 होम स्टे थे जो हमारी नॉलेज में है। इस समय कम से कम 100 से 200 होम स्टे खुल चुके हैं पूरे भीमताल, नकुचैताल, सातताल, ये वाली पूरी बेल्ट पे। अभी रामगढ़, मुक्तेश्वर, ये वाली पूरी जो अपनी भीमताल विधानसभा है, इसमें बहुत सारे होम स्टे खुल चुके हैं। सब लोगों ने स्कीमें ली हैं सरकार की। आप जो यहाँ की जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइक एक तो आपने सड़क वाली बताई और स्वास्थ्य वाली बताई। स्वास्थ्य वाली मैम, मेन तो स्वास्थ्य और सड़क। शराब का ज्यादा चलन है यहाँ पे। सरकार को मतलब शराब से जो रेवेन्यू मिलता है उसको इस तरह से दूसरे चीजों से लेके अगर शराब को कम किया जाए तो उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी। मतलब शराब का क्या फर्क पड़ रहा है यहाँ पे? क्या कहने का मतलब है कि जो गरीब लोग हैं, हाँ, जिनको आगे बढ़ना चाहिए, वो सब लोग अपने शराब पी के सारा अपना रेवेन्यू जो है जो कमा रहे हैं वो खर्च कर दे रहे हैं। तो जैसे बिहार में शराब बंदी हो गई, वैसे उत्तराखंड में भी हो जानी चाहिए। नमस्कार, आप वोट देने के लिए आए हैं? अच्छा लगा आपको कि आप इस उम्र में भी यहाँ तक चल के आए, और तो बताइए क्या सोच के आए हैं आप? क्यों यही सोच के आई, हाँ, तो हमें सरकार सब चीज सुविधा कर रही तो हमने भी तो साथ देना ठहरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार ने सुविधाएं दी हैं, आप संतुष्ट हैं सरकार ने? बहुत संतुष्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या क्या सुविधाएं मिली हैं? मिली है, लॉकडाउन लग गया, हाँ, तो क्या करते, गरीबों का काम बंद हो गया, हाँ, तो उन्होंने खूब हमें दिया। अच्छा, हाँ, सुविधा दी। अच्छा अच्छा, राशन दिया, राशन मिला, हमारी पेंशन लगाई है। अच्छा, विधवा पेंशन लगाई है। अच्छा अच्छा, तो सरकार ने तो लगाई, हाँ हाँ, तो अब अभी हमने तो उड़ना ही ठहरा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। एज भी बता दीजिए आप, कितनी? हाँ, कितनी एज होगी आपकी? लगभग 78। ओके। देखिए, पहाड़ में जो महिलाएं हैं ना, पहाड़ की महिलाओं का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। वो जितनी कर्मठ होती हैं, हाँ, और ये कहना चाहिए कि जो पहाड़ है ना, वो महिलाएं ज्यादा काम करती हैं पहाड़, हाँ, में। हाँ, ये तो है ना। वैसे भी मैं 2-3 बार गिर गई, तब मैं इतनी घायल पड़ गई, नहीं तो ये पैरों में दर्द है ना, हाँ, चोट लगी है। हाँ। ऐसे फिट थी मतलब मम्मी, हाँ हाँ, लेकिन ये फिर भी ये गिरे थे तो फ्रैक्चर आया ना, पैर में भी, ये घुटनों में है। अच्छा, हाथ में फ्रैक्चर है इनका। अच्छा, हाथ में घुटने में फ्रैक्चर है, ओके, घुटनों में है, हाथ में है, फिर भी वो मतलब अपना अधिकार है, अधिकार, यस, बिल्कुल बिल्कुल, निभाना पड़ेगा। पूरा उन्होंने अपना देने की कोशिश की है। देश अगर हम ही ना उठेंगे तो देश में सरकार कैसे बनेगी? बिल्कुल सही बात है, सही। और आप बताइए। हाँ, इन्होंने ये सोच के कि नहीं मैं जाऊंगी करके। अच्छा 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 अच्छा। वैसे चलते तो नहीं है, पहले तो इनका पिछले साल वो पैर में फ्रैक्चर था तो बेड ही में थे, इनका 5-6 महीने बेड रेस्ट रहा, तो अभी तो चल नहीं रहे थे, फिर भी उन्होंने कहा मैं वोट देके आऊंगा। वेरी गुड। नागरिकता भी बनानी है तो वोट देना भी जरूरी है। बिल्कुल सही बात। सरकार को भी कैसे पता चलेगा बिना अगर वोट ना दे तो कल को वो भी कहेंगे है ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये सोच के आ गए। हाँ बेटे, आपने वोट दे दिया? अभी तक तो नहीं दे रखा। किसका वेट कर रहे हो? मैं अभी अपने पेरेंट्स का वेट कर रहा हूँ, तो स्लिप लाएंगे उसके बाद वोट करेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो फिर क्या लगता है आपको, मतलब आप क्या सोच के वोट देने के लिए आए हो? अभी ऐसा तो कुछ सोच के नहीं आया हूँ, लेकिन अभी तक मैंने देख रहा कि 17 से देखते हुए आ रहा हूँ कि अभी कोई पार्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कि कोई भी मतलब वादे कर रहे हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं तो मतलब वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब जो भी कर रखा है, या फिर कांग्रेस ने कर रखा है या बीजेपी ने कर रखा, तो अभी तक कुछ नहीं कर रहा है मेरे हिसाब से। तो अगर करना है तो मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर पार्टी को मौका मिलना चाहिए। एक बार जैसे 5 साल में भारतीय जनता पार्टी आई है, फिर कांग्रेस आई है, तो मैं चाहता हूँ एक बार आम आदमी पार्टी भी आए। आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये पता चलता है कि आदमी हर बार किसी का समर्थन करता है तो वो चीज़ देखी जाती है। अगर हम किसी और पार्टी का और समर्थन करेंगे या फिर उस पार्टी को लाएंगे, तो एक बार जैसे कि अभी दिल्ली में कर रखा, क्योंकि आजकल के युवा क्या है, जो मतलब कोई तो कहता है कि मतलब हम कट्टर ये हिंदू है तो हम आम जनता पार्टी को देंगे या फिर हम कांग्रेस को देंगे, हम इसका सपोर्ट करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी तो मतलब जैसे मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी ने कर रखा दिल्ली में, तो युवाओं के लिए बहुत बढ़िया कर रखा, तो उनको मतलब
300 यूनिट की बिजली फ्री करवा रखी और बच्चों के लिए कंप्यूटर और जो मोदी जी ने करवा रखा वो मोदी जी ने भी बहुत अच्छा करवा रखा, जो हमें कोविड के टाइम पे इतना वो भरोसा दिलवाया, मास्क बांटे, और जो जो रोज़गार का है वो थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा स्तर थोड़ा कम है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों को जितना आप बोल सकते हो उतना वो करके दिखाओ, झूठे वादे ना दो। ये कहने का है कि बच्चों को आजकल की जो युवा है कि युवा में ये रहना चाहिए कि थोड़ा जोश रहना चाहिए कि रोज़गार मिले और सुरक्षा और बिजली और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हमें ये मिलनी चाहिए। देखो, ये तो आप मानते होगे कि आने वाला टाइम जो आज की युवा है उसी का टाइम है आने वाला टाइम। तो आप लोगों युवाओं के कंधों पे बहुत बड़ा क्या कहना चाहिए कि सोच है, आप लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए। तो क्या आप युवा आपस में मिलकर क्या इस टॉपिक पर आप लोग बातें करते हैं? हम क्यों नहीं करते हैं कि हम इतने सालों से हम भी देख के आ चुके हैं कि आज 5 साल में इस पार्टी को देखा है। तो उसने पहले कांग्रेस थी तो उसने क्या करा, तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ कर रहा, शायद उनने करा होगा। लेकिन अब जो बीजेपी आई फिर उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हमें तो नहीं लगता अच्छे दिन आए हुए हैं। कि मेरा कहने का ये नहीं कि कोई पार्टी काम नहीं कर रही है, पार्टी काम कर रही है, पर लेकिन एक मौका सबको मिलना चाहिए। मेरा कहने का ये है कि एक पार्टी को मत देखो, अगर सब पार्टी में अगर तुम्हें लगता है कि हम ही लोग होते कि सही और गलत करने वाला कौन होता है, कि अगर हम सोचेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, तो आजकल हर किसी को पता है कि ये चीज़ सही होता है ये चीज़ गलत होती है। तो मेरा कहने का ये है कि आप किसी को भी वोट दे सोच समझ कर दे और कि देखें कि उसने कार्यकाल कितने वर्ष में कितना कर रखा या नहीं कर रखा, तो इस हिसाब से अपना मतदान करे। मैं ये नहीं कि किसी के बहकावे में या फिर तुम कुछ चीज़ तुम्हें कोई चीज़ दे रहा है तुम उसके बहकावे में करो, या फिर तुम्हें कोई पैसे दे रहा है या घूस दे रहा है या प्रचार में तुम्हें कुछ भी तुम्हारे घर में पैसे भर रहा है, तो वो तो पैसे तुम्हारे 2 दिन के हैं, फिर उसके बाद कुछ होने वाला है नहीं। तो तुम्हें अपने लॉन्ग टाइम जो 5 साल का कार्यकाल रहेगा उसमें तुम्हें कुछ हर व्यक्ति हर परिवार को उस चीज़ की व्यवस्था मिले या फिर सुविधाएँ मिले। मेरे कहने का ये है। आप जहाँ भी रहते हो आसपास बहुत लोग रहते होंगे, ठीक है, क्या आप अपने विचारों को आपने आसपास के लोगों से डिस्कस करते हो? क्या वो सहमत होते हैं? हाँ, क्यों नहीं देखते, क्योंकि आजकल क्या है कि आदमी आजकल पैसों को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है आजकल के टाइम पे। क्योंकि आजकल आदमी बहुत बीच में कोविड चला था, तो कोविड की वजह से कितने के रोज़गार छिन गए हैं और कितने के हर चीज़ बदल गई है, पूरी अर्थव्यवस्था ही बदल गई पूरी इंडिया की। तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर सब दोबारा जो सरकार आएगी, मैं चाहता हूँ हम जिसको भी वोट दें वो सही डिसीजन निकले उसका। तो आजकल की जो युवा जो जाती है वो हाँ, मैंने आजकल बहुत जगह देख रखा कि मेरे साथ वाले दोस्त लोग मिलते हैं तो साथ में तो ये डिस्कशन होता है कि हाँ यार क्या कर रखा, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा, ना कांग्रेस आई ना उनने भी उतना भरोसा। मैंने कहा दोनों पार्टी को हमने देख लिया है, लेकिन आजकल यूकेडी क्रांति दल वाली पार्टी बनी है, वो खुली उत्तराखंड के लिए करती है, और जो आम आदमी पार्टी है वो दिल्ली में जो बच्चों के लिए कर रखा, अगर वो पार्टी आ जाए तो अच्छा करेगी। ये मैं भरोसा तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मेरा कहने का है एक मौका उनको भी मिलना चाहिए। ये है आजकल की युवा में यही देखा है कि हाँ कर रखा उनने हर आजकल सोशल मीडिया फेसबुक में सबके जरिए देखा ही जाता है कि बच्चों ने ये कर रखा, केजरीवाल ने ये कर रखा, वो कर रखा, लेकिन वो मुख्यमंत्री ने दिल्ली के लिए कर रखा है, यहाँ के लिए तो कुछ नहीं कर रखा। अगर उसकी थोड़ा सी भी यहाँ सरकार चल जाती है तो शायद कुछ डेवलप हो पाए। मेरा सोचना साथ में आप युवाओं से ये है कि आप लोग मिलकर ना लोगों के दिमाग को समझ रहे हैं। क्या होता है यहाँ पे थोड़े पैसे के लिए, शराब के लिए या किसी चीज के लिए बिक जाते हैं लोग, तो उनका ब्रेन वॉश करने की जरूरत है, जो काम एक युवा ही कर सकता है। ये समझते हो ना? क्योंकि ये है ना कि आजकल के बुजुर्ग आदमी की क्या होता है कि आजकल के घर में जाता है कि हम तो बचपन से कट्टर हिंदू हैं या फिर कट्टर कांग्रेसी हैं, तो हम चाहे हमें सहयोग मिले या नहीं मिले, हमें रोजगार मिले या फिर हमें राशन मिले या नहीं मिले, कुछ काम हो ना हो, लेकिन हमें देना वोट है। उनको वोट का मतलब नहीं समझ में नहीं आता कि हम करना क्या चाहते हैं, हम ये वोट किस चीज़ के लिए जा रहे हैं। एक वोट बहुत
वो होता है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है, तुम अपना वोट दे रहे हो तो तुम्हारा अधिकार है, तुम वोट दे रहे हो तो दो, लेकिन सोच समझ कर दो, जिसको जो तुम्हारे आने वाले टाइम पे 5 साल तक तुम्हारे इसमें काम कर सके। अदरवाइज अगर नहीं करना चाहता है तो मतलब हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कार्यकाल एक ही जना कर सकता है। तो वो कहने का मतलब। मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि यहाँ का अधिकतर युवा जो है वो बाहर दिल्ली वगैरह शहरों में जा रहा है, तो शहरों में आपको क्या लगता है कि वो कितनी सैलरी के लिए जा रहा है यहाँ से? मैम एज कम्पेयर टू उत्तराखंड काफ़ी हाइक मिलता है सैलरी में। दिल्ली एनसीआर में अगर जॉब करते हैं, उत्तराखंड में जो युवा हैं वो जॉब करते हैं होटल्स में, इनमें तो मिनिमम 7,000 6,000 इस सैलरी मिलते हैं। तो वो अपना ही खर्चा निकाल पाते हैं, पेरेंट्स का क्या खर्चा निकालेंगे, तो इसलिए वो बाहर जाते हैं दिल्ली एनसीआर में, फिर वहाँ अपनी जॉब्स करते हैं, वहाँ तब अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाते हैं। लेकिन वहाँ जब वो अकेले रहते हैं तो उनका सब चीज़ का खर्चा तो उनका तो एक्स्ट्रा रेंट हो गया, खाना पीना हो गया, सब कुछ हो गया, तो क्या वो उतनी बचत कर पाते हैं? क्या आपको लगता है ऐसा? पढ़ाई का भी अगर हम बात करें तो पढ़ाई जैसे अगर करते हैं यहाँ युवाओं, उनको जॉब्स नहीं मिल पाती हैं। अगर यहाँ एमएससी भी कर रहा है तो उसको उत्तराखंड में जॉब नहीं मिल पाती है, बीटेक कर रहा है, एमटेक कर रहा है, उनको जॉब नहीं मिल पाती है उत्तराखंड में, यहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, तो इसलिए बाहर ही जाते हैं एनसीआर रीजन्स में, वहाँ इंडस्ट्रीज़ काफ़ी सारी है, तो वहाँ जॉब्स मिलती हैं उनको। हम नौकरी क्यों करना चाहते हैं? क्या हम अपना कुछ काम नहीं कर सकते हैं? बताइए आप। क्या हमारे पास, हमारे उत्तराखंड में इतने रिसोर्सेज हैं, क्या हम उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं? जी मैम, हम यूज़फुल कर सकते हैं, बट हमें उस टाइप की नॉलेज नहीं प्रोवाइड करी जाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हमको एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज हमें प्रोवाइड करनी दी जानी चाहिए थ्रू गवर्नमेंट, कि कैसे हम स्टार्टअप्स करें अपने, तो इसके बारे में हमको नॉलेज दी जानी चाहिए, बट हमको नहीं दी जाती है, इसलिए युवा जो है वो बाहर जाते हैं। क्योंकि आजकल की जनरेशन में ये होता है कि आदमी यहाँ से पढ़ाई, मतलब जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो एक्चुअली होता क्या है कि मतलब जो वो यहाँ से जाएगा तो पेरेंट्स उतने पैसे तो उसके उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, तो वो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स से 3 या 4,000 5,000, इससे ज़्यादा कोई नहीं देगा मिडिल क्लास से, ठीक है। तो वो जहाँ जाएगा तो क्या जॉब करेगा, वो ढूंढेगा, यार वो पढ़ाई तो नहीं कर सकता है कि उतने पैसे उसके पास है नहीं कि अपनी ट्यूशन का खर्चा या फिर अपनी ट्यूशन का और वगैरह, और मतलब वो एक क्या करना चाहता है, फिर वो ज़्यादा क्या करता है, कंपनी देखता है, फिर वो कंपनी में जाएगा या फिर होटल्स में जाएगा या फिर किसी कॉटेज में जाएगा, वहाँ काम करेगा, फिर उसके सोर्स से फिर वो पैसे जमा करेगा और घर वालों को वो चीज़ से बताएगा नहीं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से पता क्या होता है कि पैसा वो जमा करता है और आधा इन्वेस्ट पैसा अपने घर वालों को देता है और थोड़ी सेविंग कर पाता है, और वही सेविंग के लिए आदमी पैसा फिर इन्वेस्ट करता है, फिर वो चीज़ जॉब के लिए प्रोवाइड करता है कि मतलब मुझे अब जॉब करनी है, मैं कुछ करता हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या बताऊँ मेरे साथ, मैं अपने बताता हूँ कि मैंने एक बार आर्मी का भरा हुआ था, ठीक है, तो मैंने यहाँ से अपना फिजिकल का सब वो फिट करा हुआ था, तो मैं यहाँ से गया, तो मैंने फॉर्म भरा, तो यहाँ जाते ही सीधे मैं रानीखेत गया। तो रानीखेत जाते हुए मैं पहली भर्ती नहीं निकाल पाया, दौड़ में निकाल, जब मैंने फर्स्ट सेकंड भर्ती निकाली तो उसमें क्या होता है कि मिडिल क्लास वाला फैमिली आदमी ज़्यादा क्या करता है, ये फिर भर्ती देखता है, ये फिर पुलिस में देखता है। ऐसा तो नहीं है कि वो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे कि 1.5-2 लाख 4-5 लाख रुपये, या फिर उसको ना बीटेक कर पाएंगे। तो पहाड़ी घर के जो लड़के होते हैं तो ज़्यादातर वो आर्मी और वो छोटी मोटी ऐसी चीज़ें देखते हैं, या फिर कांस्टेबल हो गया, या वो उससे बड़ी नौकरी नहीं करना, वो करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो फीस है, उनका जो चार्ज है वो घर वाले अरेंज नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार ये चीज़ें में बदलाव लाएगी, जैसे कि फॉर्म जो होते हैं उनको कम करवाएगी, या फिर और भी चीज़ें होती है, जैसे कि मतलब सरकार मतलब जैसे कंप्यूटर जो होते हैं वो फ्री करवाएगी, तो उनसे जो फीस हम जो प्राइवेट में देते हैं वो थोड़ा कुछ टाइम के लिए वो बच्चे सीख के कुछ कर सके। और मेरे कहने का मतलब यही है कि मतलब आदमी इतना जाता है इधर उधर, तो मतलब उसको थोड़ा बेरोजगार थोड़ा कमी रखे, ये कहने का मतलब। क्या आपको सरकार की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत स्कीम्स हैं सरकार की, ऐसी बात नहीं है कि स्कीम्स नहीं है, ठीक है, तो क्या आप लोगों को उन स्कीम्स की नॉलेज है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या उस डायरेक्शन में आपने सोचा ही नहीं कभी, केवल नौकरी ही करनी है ये सोचा? अभी बीच में निकाला था, प्रधानमंत्री योजना निकालते, ग्रामीण रोजगार योजना निकाली थी, ये इसका ऑफिस यहाँ नैनीताल में भी और हल्द्वानी में भी है।
तो वहाँ उसमें क्या होता है कि बीच में भी हल्द्वानी में मैं भी गया हुआ था, तो वहाँ पर ऐसी कुछ जॉब मिल रही है या फिर ऐसा कुछ हुआ था, तो वहाँ गया तो ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ। तो मतलब होता क्या कि मतलब जॉब मिलती है तो मतलब जैसे हम कोई फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म के पैसे लग जाते हैं, फिर बाद में वो पैसे फिर वो उसका नंबर ही नहीं आता है। अभी तक कि 3 या 4 पैसे मतलब 3-4 फॉर्म भर चुका हूँ, उसमें वो उसका भी अब तक रिस्पॉन्स नहीं आया मेरे ईमेल में, तो वो उसका जवाब कौन देगा। उत्तराखंड की जनता रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाएं, बेहतर शिक्षा और सख्त भू कानून की बात कर रही है। साथ ही यूथ का मानना है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत है, तो सरकारी योजनाओं के बारे में ग्रामीणों और यूथ को अवेयर करने की भी जरूरत है। पिछड़े हुए इलाकों और मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विकास के मॉडल को रीडिजाइन करने की जरूरत है, जिससे पलायन भी रुकेगा और विकास को गति भी मिलेगी। साथ ही केवल सरकार से उम्मीद करना ही समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि हर उत्तराखंडी को जागरूक होना होगा, एकजुट होना होगा। उत्तराखंड के खुशहाल भविष्य की कामना करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सोच के साथ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एंड इन्फ्लुएंसर में। जय देवभूमि, जय भारत।